हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है और जावा के हमने सारे जो कोर टॉपिक्स हैं उनको कवर कर लिया है। जावा का जहाँ से हमें बेसिक सिंटैक्स पता चले वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। जैसे कि जावा में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं या मेथड्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने जावा के जो सारे ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं वो भी कवर कर लिए हैं। तो अभी फाइनली जो है हम डीएसए स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि कोर जावा हमने सारी कंप्लीट कर ली है ना। तो जावा डीएसए की सीरीज़ के अलावा हमारी दो और सीरीज़ चल रही हैं, ठीक है, जिसमें एक सीरीज़ में हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर रहे हैं कि जावा में मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है और उसके जितने भी रिलेटेड मल्टी थ्रेडिंग के रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो उस प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे। और एक और जो है हमारी प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। पैटर्न प्रिंटिंग के क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो हमारी लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करते हैं और क्योंकि वो बहुत सारे पैटर्न्स हैं हमारे पास जावा में, ठीक है, जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है और मैंने जावा डीएसए की जो प्लेलिस्ट है उसमें इन टॉपिक्स को इसलिए नहीं रखा है क्योंकि वो बहुत ही लेंथी टॉपिक है और अगर हम एक ही प्लेलिस्ट में उनको शुरू करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो डीएस है वो काफ़ी डिले हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो डीएस है वो बहुत ही डिले चल रहा है क्योंकि हमने कोर जावा कंप्लीट करते करते ही बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि वो साथ साथ बाकी की दो प्लेलिस्ट भी चलती रहेंगी और डीएसए भी हमें साथ साथ स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो कुछ भी नहीं है, उसमें हम ज़्यादा कुछ सीखने नहीं वाले हैं, बस ये एक इंट्रो वीडियो है जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि डीएसए होता क्या है और हमें डीएसए सीखना क्यों है, और इसके अलावा कि भाई डीएसए में कौन कौन से टॉपिक है जो हम आगे जाकर कवर करेंगे, ठीक है। तो बस ये सब कुछ बातें हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो ज़्यादा मतलब लाइट सा लेक्चर रहेगा हमारा ये, इसमें कुछ भी ज़्यादा कोडिंग नहीं है, इसमें जस्ट एक बस ये स्लाइड शेयर होगी हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास हम टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है, कि डीएसए क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। सो दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि डीएसए होता क्या है, व्हाट इज़ डीएसए, ठीक है। तो जो डीएसए है हमारा, सॉरी ये नेक्स्ट चली गई। तो डीएसए जो हमारा, ठीक है, वो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। एक है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड दूसरा है एल्गोरिदम, ठीक है। सो डीएसए स्टैंड्स फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा एफिशिएंटली, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल डेटा हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी तक हमने कोर जावा के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है ना। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की क्लास बना रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम हो सकता है, ठीक है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट के मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टूडेंट का ग्रेड हो सकता है, स्टूडेंट की क्लास हो सकती है। तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड जो डेटा होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जैसे डेटाबेस है उसमें हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डेटा रखना है। अब उस डेटा को रखने के लिए हमारे पास कौन कौन से एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं जावा में, वो सारे किसके अंडर आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। देखो जावा में ये नहीं है कि डेटा को आप एक ही तरीके से रख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जावा में क्या कर सकते हो, अगर डेटा को रखना है तो उसके लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। देखो अगर आपको मल्टीपल डेटा रखना है तो उसके लिए आपके पास सबसे पहली चॉइस होती है एरे। लेकिन अगर एरे है तो एरे के लिए स्पेसिफिक रूल आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि एरे में आप सिर्फ एक ही टाइप का डेटा रख सकते हो। जैसे कि अगर इंट है, अगर आपने इंट का एरे बनाया है तो उसमें सिर्फ इंट का ही डेटा रख सकते हो। स्ट्रिंग का डेटा आप इंट वाले एरे में नहीं रख सकते, और अगर आपको स्ट्रिंग का डेटा रखना है तो आपको स्ट्रिंग का एक अलग से एरे बनाना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको इन लिमिटेशंस को नहीं फॉलो करना है तो आप एरे की बजाय कलेक्शन फ्रेमवर्क में जा सकते हैं, जहाँ पे आपके पास एरे लिस्ट होता है, ठीक है, स्टैक होता है, लिंक लिस्ट होता है। तो बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमें जावा में मिल जाते हैं जिसमें हम हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर आती हैं। तो वो सारे टॉपिक हम डेटा स्ट्रक्चर्स में कवर करेंगे एक एक करके, और ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास अगर हम मतलब कि लिस्ट वाइज जाएं तो हमारे पास एरे लिस्ट होता है, लिंक लिस्ट होता है, ठीक है, वेक्टर होते हैं, स्टैक होता है अगर हमें लीनियरली रखना हो डेटा को, है ना। और अगर हमें नॉन लीनियर तरीके से डेटा को रखना है तो हमारे पास ट्री आ जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास होते हैं जिनमें हम डेटा को बहुत ही एफिशिएंटली
बहुत ही एफिशिएंटली रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है एल्गोरिदम्स। ठीक है, अब एल्गोरिदम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब मान लो कि हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि हमने अभी पिछली लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम किए हैं ना, जैसे कि हमें दे दिया जाता था कि भाई आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपको फाइंड आउट करना है कि क्या वो नंबर प्राइम है या नहीं, या इसके अलावा हमें दे दिया जाता था कि आपको फाइंड आउट करना है कि वो नंबर बज़ नंबर है या नहीं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हमने नंबर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है ना। तो जब भी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे तो हम पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम लॉजिक डिस्कस करते थे कि इसका क्या लॉजिक बन सकता है, इसके क्या स्टेप्स हो सकते हैं, है ना। तो एक मान लो कि हमें बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी जाती है। ठीक है, हमें उसको कोडिंग के थ्रू सॉल्व करना है, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन बनाएंगे, कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है, फिर हम फॉर लूप लगाएंगे, फिर हम ये चीज़ करेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? हम एल्गोरिदम बोलते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम एक एल्गोरिदम बनाते हैं, फिर एल्गोरिदम को बनाकर हम ये चेक करते हैं कि क्या ये एल्गोरिदम को यूज़ करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है। क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को कोडिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो उसको कम से कम टाइम लगे, और वो हमारे स्पेस जो है वो कम से कम स्पेस ले, है ना, मेमोरी में कम से कम स्पेस ले। तो इसी एफिशिएंसी को देखने के लिए हम सबसे पहले एल्गोरिदम्स बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम टुगेदर, दोनों साथ में मिलकर क्या बनते हैं? डीएसए बनता है। ठीक है, सो टुगेदर डीएसए फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो डेटा स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। ठीक है, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर चूज़ कर सकते हैं। एल्गोरिदम हम स्टेप बाय स्टेप अपनी इम्प्लीमेंटेशन पहले बना सकते हैं। ठीक है, पूरा उसका चेक करके कि भाई ये ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा, या फिर ये हमारी मेमोरी में ज़्यादा स्पेस तो नहीं ले रहा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो हमारा एक बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्रामिंग बनती है। ठीक है, तो उसी के लिए हमारे लिए हमें डीएसए आना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सो आई होप ये थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है वाई लर्न डीएसए इन जावा। ठीक है, अब हमें जावा में ही डीएसए क्यों सीख रहे हैं? देखो, क्योंकि डीएसए तो हम किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हैं, जावा में भी सीख सकते हो, सी प्लस प्लस में भी सीख सकते हो, पाइथन में भी सीख सकते हो। ठीक है, तो हम जावा में क्यों कर सकते हैं? जावा के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ठीक है, देखो, सबसे पहला जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जावा इज़ वाइडली यूज इन इंडस्ट्री। ठीक है, जावा का बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडस्ट्री में, बहुत ही वाइडली जो है वो जावा यूज़ की जाती है। ठीक है, इवन के जो बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती हैं जैसे गूगल वगैरह, ठीक है, उनमें भी जो जावा है वो यूज़ होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? रिच कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके पास एक पूरा का पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है जावा में। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स खुद से नहीं बनाने हैं। ठीक है, कि जावा में अगर आपको डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना है तो आपको खुद से डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नहीं। आपके पास जावा में बने बनाए बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क एक बहुत बड़ा टॉपिक है जावा में, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो एक फ़ायदा जावा का ये होता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें कि अगर आप एक बार कोड लिखो तो उसको बार बार यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो फीचर्स होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत ही ईजी बना देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास क्या है? जावा इज़ प्रेफर्ड इन कोडिंग इंटरव्यूज़ एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो और आगे जाकर जॉब्स के लिए ट्राई करना चाहते हो तो कोडिंग इंटरव्यूज़ और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जो जावा है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है, सो ये सब हमारे रीजंस हो सकते हैं कि आप डीएसए को जावा से ही क्यों स्टार्ट करो। ठीक है, अदरवाइज़ तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सी प्लस प्लस पाइथन आप किसी भी लैंग्वेज में डीएसए को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास एक डीएसए की हम एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, कि डीएसए जो है हमारे कोड को कैसे बेटर बनाता है। अब एक एग्जांपल ले लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि भाई आपको एक फ़ोन बुक दे दी गई है। फ़ोन बुक क्या होती है कि जिसमें हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के, तो उसमें से आपको अपने दोस्त का नंबर जो है वो ढूंढना है।
तो एक तरीका आप क्या कर सकते हो, ठीक है, अगर हम इसके अलग अलग तरीके बनाएं, जैसे हम बोल रहे हैं कि एल्गोरिदम बनाते हैं हम, ठीक है। तो एक तरीका क्या हो सकता है कि आप एक एक कॉन्टैक्ट को चेक करोगे, ठीक है। हमारे पास क्या होगा कि नंबर्स की लिस्ट पड़ी हुई है, आप एक एक कॉन्टैक्ट को चेक करोगे और चेक करोगे क्या ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, नहीं, फिर आप नेक्स्ट पे मूव करोगे, क्या ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, नहीं, फिर आप नेक्स्ट नंबर पे मूव करोगे, फिर चेक करोगे क्या ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, नहीं। ऐसे करके आप एक नंबर को चेक करोगे जब तक कि आपको आपके फ्रेंड का नंबर नहीं मिल जाता। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपके फ्रेंड का नंबर आपकी जो फ़ोन बुक की नंबर्स की लिस्ट है उसमें लास्ट में पड़ा हुआ है, तो आपको हर एक नंबर को चेक करना पड़ेगा, है ना। तो जितने आपकी फ़ोन बुक में नंबर होंगे उतने ही आपको स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन इसका और तरीका क्या है कि अगर आपकी फ़ोन बुक में जो नंबर्स हैं वो आपके जैसे नेम है ना, नेम के लेटर के हिसाब से सॉर्टेड है कि ए वाले जो हैं वो सारे पहले आएंगे, बी वाले बाद में आएंगे, सी वाले फिर उसके बाद आएंगे। यानी कि अगर आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो सॉर्टेड है तो आपको ईजिली ढूंढना ईजी हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे आपके दोस्त का नाम पी से शुरू होता है तो आप पी वाले सेक्शन में सीधा जाएंगे और वहाँ से जाके अपने फ्रेंड का नाम जो है वो सर्च करके अपने उसका जो नंबर है वो ढूंढ सकते हैं, है ना। तो इससे आपको क्या है, कम टाइम लगेगा। तो यानी कि हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम क्या करें, एक एक करके नंबर को चेक करें, या फिर हम क्या करें, उसको नेमिंग के हिसाब से सॉर्ट कर लें और फिर जिस लेटर से आपके दोस्त का जो नेम है वो स्टार्ट होता है आप वहाँ पर जाके उसे ढूंढ लें, है ना। तो जो सेकंड वाला तरीका है उसमें कम टाइम लगेगा। तो एल्गोरिदम का यही फ़ायदा होता है कि हम सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसके अलग अलग एल्गोरिदम्स बना कर देखते हैं, फिर देखते हैं कि सबसे एफिशिएंट कौन सा एल्गोरिदम होगा, फिर हम उसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीकों की जो मैंने बात की है, जिसमें अगर एक तरीका क्या था कि हम एक एक नंबर को चेक करेंगे, तो उस एल्गोरिदम को हम डीएसए में क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च बोलते हैं। और दूसरा तरीका जो मैंने बताया कि हम पहले लिस्ट को ना उसके नाम के लेटर के तरीके से सॉर्ट कर लेंगे, फिर जिस लेटर से आपके जो दोस्त का नाम है वो शुरू होता होगा उसमें उस सेक्शन में जाकर हम आराम से ढूंढ सकते हैं। तो उस तरीके को आप क्या बोलते हो, बाइनरी सर्च बोलते हो, है ना। सो फाइंडिंग अ कॉन्टैक्ट इन एन अनसॉर्टेड लिस्ट, ठीक है, जैसे कि आपके पास ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स पड़े हैं तो आपको एक एक कॉन्टैक्ट में जाकर देखना पड़ेगा, तो वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर सर्च होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है ना ON, ये क्या दिखाती है, ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या मतलब है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को कोडिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हो तो जो आपका प्रोग्राम है वो रन होने के लिए कितना टाइम ले रहा है, तो उस चीज़ को हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत ही डिटेल में जाकर करने वाले हैं, तो अभी के लिए इतना जान लो कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है हम उसको बिगो से डोनेट करते हैं, और एन का मतलब कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है, कि कितना आपका जो प्रोग्राम है वो टाइम लेगा। और जो बिगो है वो एक तरीके से आप मान लो कि एक यूनिट है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करने के लिए, जैसे लेंथ को मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर्स होता है ना, उसी तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेज़र करने के लिए बिगो क्या है, एक तरीके की यूनिट है। आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो दूसरा क्या है, फाइंडिंग अ कॉन्टैक्ट इन अ सॉर्टेड लिस्ट। अगर आप सॉर्टेड लिस्ट में कॉन्टैक्ट ढूंढ रहे हो तो उसमें उसको आप क्या बोलोगे, बाइनरी सर्च बोलोगे, और उसमें कम टाइम लगेगा। उसमें कितना टाइम लगता है, बिगो लॉग एन। और ये बिगो लॉग एन टाइम कैसे लगता है ये भी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब हम इन एल्गोरिदम्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए तो हम जस्ट थोड़ा सा गो थ्रू हो रहे हैं, तो अभी के लिए आपको डिटेल में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो विद एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर, अब एक हैश मैप होता है, ठीक है। अगर आप अपनी फ़ोन बुक को नॉर्मल लिस्ट में रखने की बजाय हैश मैप में रखो, हैश मैप में क्या होता है कि की और वैल्यू के पेयर में जो है वो हम आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्टोर होती है। जैसे आपका नंबर जो है वो आपके दोस्त के नेम के की से क्या होगा, सेव होगा, तो उस की के थ्रू आप उसके नंबर को ढूंढ पाओगे आराम से, ठीक है। तो इसको भी आप ज़्यादा भी डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि हैश मैप एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें की और वैल्यू के पेयर में आप अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, और जब भी आपको वैल्यू गेट करनी होगी तो आप की मदद से एक ही बार में वैल्यू को गेट कर पाओगे, ठीक है। आपको बार बार हर एक रिकॉर्ड को सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस अभी के लिए हम जस्ट एक एग्जाम्पल कर रहे हैं कि एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। और डीएसए का एक ही सबसे जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि आपको एक
एक ही प्रॉब्लम को देखना है कि आप कौन से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कम से कम टाइम लगे और कम से कम स्पेस लगे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल का मोटिव यही था, ठीक है, मुझे यही आपको समझाना था, ठीक है। सो दिस शोज़ वाई चूजिंग द राइट DSA इज़ इम्पॉर्टेंट। अब एक राइट डेटा स्ट्रक्चर भी चूज़ करना है और राइट एल्गोरिदम भी आपको चूज़ करना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं रोड मैप ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, कि हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एरेज एंड स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, और अगर आपने स्ट्रिंग की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर देख लीजिए, क्योंकि मैं स्ट्रिंग की वीडियो दोबारा नहीं बनाऊंगी। तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एरेज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक रिकर्जन आता है। रिकर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है DSA में, ठीक है। इसमें आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ईजी हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जितने भी सर्चिंग के एल्गोरिदम होते हैं, ठीक है, वो सारे हम देखेंगे, ठीक है, हमारे लेक्चर्स में आने वाले। सॉर्टिंग के भी जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, अगर मान लो आपको एक एरे दिया जाता है या फिर आपको कोई लिस्ट दी जाती है, अगर आपको उसको सॉर्ट करना है तो उस लिस्ट को सॉर्ट करने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, और हम एक एक एल्गोरिदम को जाकर देखने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके बाद हमारे पास आते हैं, हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, जिसके अंदर बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट, स्टैक, क्वीज, ठीक है, ट्रीज एंड ग्राफ्स, ये सारे हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग करेंगे, और एडवांस टॉपिक्स जैसे कि जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, वो सारे हम कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्रीडी एल्गोरिदम हो गया, ठीक है, 2 पॉइंटर एल्गोरिदम हो गया, जितने भी सारे एल्गोरिदम होने वाले हैं वो सारे हम वन बाय वन करके कवर करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको टॉपिक्स का ओवरव्यू दे दिया है कि कैसे कैसे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। तो आगे हम देख रहे हैं कि हमारे जो कोर्स है वो DSA का, उसका फ्लो कैसे रहने वाला है, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स, एरे, लूप, ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसमें से हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ऑपरेटर्स हमने कवर कर लिए हैं, लूप्स हमने कवर कर लिया, जावा का पूरा बेसिक हमने कवर कर लिया, सिंटेक्स जो है जावा का हमने जान लिया है अच्छे से, ठीक है। तो हमारा जो है वो बेसिक्स में से हमारा जो है वो एक टॉपिक बचता है, वो है एरेज का, वो भी हम कल कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद जब हमारा जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ में, ठीक है, क्योंकि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, 2 पॉइंटर हो गया, ग्रीडी एल्गोरिदम हो गया, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं, वो सारे हम करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत सारी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो एडवांस टॉपिक हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो DSA है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, हेल्प्स इन क्रैकिंग कोडिंग इंटरव्यूज़, ठीक है, फॉर्म्स द बेस फॉर एडवांस्ड फील्ड्स लाइक AI एंड मशीन लर्निंग DSA इन जावा प्रिपेयर्स यू फॉर रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, ठीक है। सो इतना सा था हमारा DSA का थोड़ा सा ओवरव्यू जो हमने आज ले लिया है, और उसके बाद हम एक्चुअल जो DSA है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। सो थैंक यू, लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ मास्टरिंग DSA विद जावा।